video is not monetized because I don't want to earn a single rupee by listening to the success story of such a great person of our country. फेलियर इज द पाथ ऑफ सक्सेस। एक ऐसा ब्रांड जिसका कार डिवीजन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म होने वाला था, बट उन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने रातों रात अपने फैसले को पूरी तरीके से बदल कर रख दी थी, जबकि नाकामयाब लोग सबके डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? यस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आवर्स जेम, आवर्स आइडल, काइंड हार्टेड गोल्डन मैन। क्या बात है उनके बारे में, जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करोगी उतनी ज्यादा वर्ड्स कम पड़ने वाली है। यस, द वन एंड ओनली रतन टाटा, एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा मदद करने वाले एकमात्र बिलियनर है, जो कि मेरे ख्याल से शायद ही और कोई करता होगी। 135 प्लस मार्केट डिवीजन है इस इंडस्ट्री ग्रुप के अंदर। आप कोई से भी चीज को उठा लीजिए, चाहे नमक से लेकर गाड़ी तक या फिर स्टील से लेकर और लोकोमोटिव इंजन तक, सब में टाटा का नाम ही छा हुई है। इतना बड़ा है ये इंडस्ट्री। पर दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं रतन टाटा के क्रेजी, धमाकेदार, शानदार, मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी इतिहास के बारे में। दोस्तों, इन महान इंसान का जन्म 28 दिसंबर साल 1937 में मुंबई के एक पारसी फैमिली में आगमन हुआ था, जिसको पहले बॉम्बे नाम से भी जाना जाता था। उसके पिताजी का नाम था नवल टाटा एंड उनका माता का नाम था सोनू टाटा। रतन टाटा अपने शुरुआती दौर में फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉन्कन स्कूल से कंप्लीट की थी। बाद में बिशप कॉटन स्कूल, जो कि शिमला में मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने अपने प्राइमरी डिग्री को प्राप्त की थी। साल 1948 में जब रतन टाटा का एज सिर्फ 10 साल का थे, तब उनका माता पिता का डिवोर्स हो गया था। इस वजह से रतन टाटा को उनके ग्रैंडमदर ने संभाला था। एक आर्किटेक्ट होने के वजह से उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए विदेश सफर पे पाड़ी दी थी। रतन टाटा बचपन से ही शांत, शर्मिला और बहुत ही सिंपल, सादा सीधा आदमी थे। उन्होंने कभी भी झूठी तसल्ली में विश्वास नहीं करते थे। अगर वो सिर्फ एक बिलियनर का बेटे मान के खुद को तैयार करते थे तो शायद ही इतना ज्यादा लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, बट उन्होंने कभी भी इस चीज को महसूस नहीं किए थे। साल 1959 में अपने दम पर ही रतन टाटा ने अमेरिका में एजुकेशन खत्म करके एंड कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद साल 1961 में भारत में लौट आए एंड उसके बाद शुरू हुआ था उनका असली रियल जर्नी, जो कि आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। शायद ये चीज आपको पता होगा कि रतन टाटा जब अमेरिका में थे तो उन्होंने काफी छोटे मोटे काम किए थे। अकॉर्डिंग टू द टाटा ग्रुप ट्रेडिशन, रतन टाटा ने साल 1961 से लेकर 1970 तक उन्होंने टाटा इंडस्ट्री के अलग अलग डिवीजन में काम करते रहे। दोस्तों, इस साल यानी कि 1970 में रतन टाटा को मैनेजमेंट का दायभार सौंपा गया था। साल 1971 में रतन टाटा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के यानी कि रेडियो और टीवी बनाने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी गई और रतन टाटा ने नेक्स्ट 3 सालों के अंदर इस कंपनी को एंड इस कंपनी का रेवेन्यू को एक अलग जगह पे स्टैंड कराए थे, और जहाँ पे नेल्को का मार्केट शेयर को 2% से लेकर 20% तक एक्सटेंड किए थे। बट कुछ दिन के अंदर शेयर मार्केट का अचानक गिरना एंड इंडियन जीडीपी में आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा, वो भी मजबूरी में, जो कि रतन टाटा के लाइफ में पहला फेलियर एंड जिसको मैं चैलेंज बोलना चाहूंगी। साल 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट डिग्री को प्राप्त की थी। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको सौंपा गया था एंड उस टाइम पे ये डिवीजन कंगाल के कंगाल पर पहुंच गई थी। जरा सोच के देखिए, एक के बाद एक बड़े चैलेंज। हालांकि रतन टाटा ने इस डिवीजन को दोबारा से खड़ी करने के लिए मैनेजमेंट से 50 लाख के इन्वेस्टमेंट करने की प्रस्ताव रखे थे, पर मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को सुन के इनकार कर दिया था एंड ये डिवीजन भी बहुत ही जल्दी बंद हो गई थी, जो कि इनके लाइफ में दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था। बट उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि बहुत कुछ सीखा। साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर अर्ली 1990s में यानी कि साल 1991 में JRD टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया और इसके बाद टाटा ग्रुप और भी तेजी से विकसित होने लगी। टाटा पहले से कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी और इंडियन लोगों का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 13 दिसंबर साल 1998 में इंडिया फर्स्ट लग्जरी 4 सीटर को इंडिया में पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए तो उन्होंने अपना जी जान भी लगा दी थी।
बाद ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था एंड जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट टाटा का इंडिका के सेल्स फिगर में बुरी तरीके से असर फैली थी। टाटा इंडिका को इंडियन मार्केट में जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, बल्कि एक साल के अंदर टाटा का ये इंडिका सेगमेंट बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। ऑब्वियसली टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा बड़ा झटके के साथ नुकसान भी हुआ था। यह घटना के बाद रतन टाटा को प्रेस से लेकर मीडिया सब जगहों में अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचना का सामना करना पड़ा। तब उनका कुछ करीबी लोग और दोस्त और उनके कंपनीज के एडवाइजर्स ने मिलकर रतन टाटा को इंडिका जैसे सेगमेंट का इतने बड़े फेलियर को देखते हुए उनका कार व्यापारियों को दूसरे किसी बड़े ब्रांड के पास सौंप देने के लिए सुझाव दिया था। तो उन्होंने तुरंत इस बात को अप्रिशिएट किए थे क्योंकि इस सेगमेंट का आइडिया सिर्फ उनका ही था और उन्होंने भी यही डिसाइड किए थे कि कंपनी को दूसरे किसी भी बड़े कंपनी के हवाले कर देंगे। और रतन टाटा ने इस सुझाव को ठीक समझा एंड अपने साझेदारों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को लेकर फोर्ड कंपनी के पास चल पड़ी थी। फोर्ड कंपनी के साथ साथ रतन टाटा एंड उनके ग्रुप का साझेदारों ने मिलकर करीब 3 घंटे का एक बड़े मीटिंग चल रही थी। बेसिकली एक डील थी एंड फोर्ड कंपनी का उस समय चेयरमैन बिल फोर्ड थे एंड उन्होंने रतन टाटा के साथ बहुत ही बैड एटीट्यूड किए थे एंड बातों बातों पे बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा, अगर तुम्हें कार बनाने आती नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे के साथ उतरे क्यों? ये कंपनी खरीद के तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान कर रहे हैं। और ये रतन टाटा को सीधा दिल पे जख्मी के तरफ बुरी तरीके से लग गई थी। उन्होंने रातों रात अपने कंपनीज के सारे शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स और मैनेजमेंट टीम के साथ साथ मिलकर ब्रिटेन छोड़कर वापस इंडिया चले और लौटाने के टाइम पे पूरे रास्ते उन्होंने मीटिंग के हुए इस बात के बारे में सोचकर अपना बेइज्जती के बारे में सोच रहे थे एंड उनको काफी अपमानित महसूस हुई थी। जैसे भी करके जवाब तो देना ही पड़ेगा बिल फोर्ड को। ये गोल को उन्होंने सेट किया था और क्या उन्होंने इस बात को अपने जिंदगी का सबसे बड़ा नेक्स्ट चैलेंज मान के अपने पूरा ध्यान, ज्ञान, मेहनत, लगन सब कुछ एक ही चीज में उन्होंने डाल दिया था। सालों तक रिसर्च करने के बाद एंड अपने पूरी चीजें लगा के इंडिका के नया दूसरा वर्जन को इंडिया मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया था जिसका मॉडल था इंडिका 2। और दोस्तों सरप्राइजिंगली कुछ सालों के अंदर ये एक अच्छी पोजीशन पे मूव कर गई थी। हालांकि शुरुआत में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा था इस नया वाला वर्जन में भी और सेल्स फिगर में काफी ज्यादा अंतर आए, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुई एंड बहुत ज्यादा मुनाफे के साथ ये सेगमेंट प्रैक्टिकली पहली बार साबित हुआ था। दोस्तों वही पे दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी का जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से कंगाल के कंगार पर पहुंच गई थी फोर्ड ब्रांड। साल 2008 के आसपास फोर्ड कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने लगा था। उस टाइम पर रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनका लग्जरियस कार सेगमेंट यानी कि जैगुआर और वर्ल्ड फेमस एसयूवीज लैंड रोवर, रेंज रोवर को खरीदने का प्रस्ताव फोर्ड के पास भेजा था, जिनके सुन के बिल फोर्ड ने खुशी खुशी में एक्सेप्ट कर ली थी एंड फोर्ड कंपनी ने उसी तरह में साझेदारों के साथ टाटा के सामने मुकाबले पर पहुंच गई थी जिस तरीके से रतन टाटा ने बिल फोर्ड के पास अपने टीम लेकर मुकाबले पे पहुंचे थे। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीद लिया था। बट कहानी में ट्विस्ट यही पे आ जाती है क्योंकि बिल फोर्ड ने अभी भी उस बात को ही दोहरे है जो कि कुछ साल पहले रतन टाटा को बिल फोर्ड ने कहकर अपमानित की थी। बट दोस्तों इस पर जो बात उन्होंने कही थी वहाँ पर थोड़े से चेंजेस थे एंड पॉजिटिव सेंस में इस बात को उन्होंने कही थी। बिल ने रतन टाटा को कुछ इस तरीके से कहे थे कि आप हमारे कंपनी को खरीद कर हम पर बहुत ज्यादा एहसान कर रहे हैं। देखा दोस्तों क्या से क्या हो गया। अगर आज भी इंडियन के सड़क पे आप लैंड रोवर और जैगुआर को देख रहे हैं तो वो सिर्फ टाटा के वजह से यानी ये टाटा का ही एक हिस्सा है। हालांकि आज के समय पे ये दो डिवीजन फोर्ड का बेहतर प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट में दोबारा से स्टैंड करी हुई है। खैर जो भी हो, अगर रतन टाटा चाहते तो उस मीटिंग पे बिल फोर्ड को बुरी तरीके से कड़वा जवाब दे सकते थे, बट रतन टाटा ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किए थे। ये हमारे इंडियन का कल्चर नहीं है। और दूसरा रीजन तो ये था कि रतन टाटा ने सक्सेस के नेशाओं में चूर नहीं थे, इसलिए यही एक बड़ा डिफरेंस है एक नॉर्मल सक्सेसफुल इंसान और एक महान सक्सेसफुल इंसान के बीच में, जो कि अपना एक अलग अपीयरेंस को हमेशा दर्शाता है। रतन टाटा ने फोर्ड के अलावा और भी कई सारे कंपनीज को खरीदा हुआ था। साल 2016 में टाटा ने कनाडा के टी बैग्स इन्वेंटर कंपनी टेडली को खरीदा था और वर्ल्ड के सबसे बड़े मशहूर टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बन गया टाटा, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी इंडियन कंपनी के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करना काफी बड़ा एंड चैलेंजिंग काम होता है। साल 2004 में साउथ कोरिया के डायनो कमर्शियल व्हीकल ब्रांड रतन टाटा ने खरीद ली थी, जिसको बाद में चेंज करके टाटा डायो कमर्शियल रखा गया था। साल 2007 में टाटा ने लंदन की
कोरस ग्रुप को खरीदा था, जो कि बेसिकली एक स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, जिसको बाद में टाटा स्टील भी रखा गया। साल 2008 में इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाले टाटा नैनो कार को लॉन्च किए थे। शुरुआत में इस कार को काफी ज्यादा रेस्पॉन्स मिली थी, बट बाद में चीप कार होने के कैटेगरी में इसको कहा जाने लगा एंड ऐसा इमेज लोगों का मन में फैल गई थी, जिस वजह से कोई भी बंदा इस कार को खरीदने के लिए तैयार नहीं रहते थे एंड इस वजह से फिर से टाटा का नैनो सेगमेंट बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों, रतन टाटा ने ऑनलाइन निवेश को देखते हुए इंडिया में कई सारे ऑनलाइन कैब सर्विस का इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे कि ओला कैब्स। इनके बाद ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम ऑनलाइन ई-कॉमर्स, एमएनसी स्नैपडील ब्रांड, जिपमी, टाटा क्रोमा, कैशकारो.com, शाओमी, लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई, कारदेखो.com और भी कई सारे तरह के वेबसाइट सर्विसेज वगैरह वगैरह। साल 2012 में 26 दिसंबर टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा ली थी रतन टाटा ने और इस जगह में क्यूरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया था। रतन टाटा अपने 21 साल के कैरियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू को 40% से भी ज्यादा और प्रॉफिट 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप का टोटल 135 प्लस से भी ज्यादा कंपनी सारे वर्ल्ड वाइड में 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। हर रोज 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज अलग अलग डिवीजन में वर्क करते रहते हैं, बट रतन टाटा के लिए तो उनका अपना देश ही उनके लिए सब कुछ है। इस चीज को उन्होंने कभी भी नहीं भूले हैं एंड आज भी इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू में 66% डोनेट कर देते हैं रतन टाटा इस देश के लिए। उनके डाउन टू अर्थ एंड उनका इस एटीट्यूड के वजह से ऑलमोस्ट सारे इंडियंस उसको खूब सारा प्यार एंड सम्मान भी करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अवार्ड्स एंड नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल की है। साल 2000 में पद्म भूषण एंड साल 2008 में पद्म विभूषण, जो कि इंडियंस का नेशनल कैटेगरी का पुरस्कार है, उसके द्वारा रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस ऑफ पीस का इंटरनेशनल खिताब भी मिल चुकी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी को इंसल्ट मत करना। ऑलवेज बी डाउन टू द हेड। बड़े और सबका हमेशा रेस्पेक्ट करो, चाहे आप भगवान या अल्लाह कोई भी नाम से पुकारो, वो सबको देखता रहता है एंड किसी को भी छोड़ता नहीं है, 1 सेकंड में खत्म कर देता है। सो ऐसा मत करो, क्योंकि दोस्तों आज का सक्सेस स्टोरी जो मैं आपको सुनाए हैं इस वीडियो के अंदर, शायद ही आपने समझ गए होंगे किस चीज को मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, होप करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।